कि हर बार जब मैं एसे अटेम्प्ट करता हूँ वो एसे अबव एवरेज स्कोर करे। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी एसे की प्रिपरेशन में। ये नहीं कि आप एसे को कितना सुसज्जित, कितना अच्छे से, कितना डाइवर्स बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि एसे एक फेल प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं किसी टॉपिक के ऊपर एसे लिख रहा हूँ तो कभी भी वो एसे बिलो एवरेज नहीं आना चाहिए और वो हमेशा अबव एवरेज स्कोर आना चाहिए उस एसे में। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट की जब वो एकेडमिक ऐसे लिखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कॉलेज में। कई सारे इश्यूज देखे जाते हैं जब हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला होता है इधर चला मैं उधर चला वाली प्रॉब्लम। इसमें होता है विषय से विषांतर हो जाना। आपका एसे कभी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में चल रहा होता है। वो जो एसे का टॉपिक है उसको जस्टिफाई हमेशा नहीं करता है। दूसरा होता है कि हमसे ना हो पाएगा वाला, जिसमें हम गिव अप ही कर देते हैं कि भाई हमें ऐसे लिखना नहीं आता। जब भी हम ट्राई करते हैं बुरी फीडबैक मिलती है और उसकी वजह से अब ऐसे से हमने उम्मीद छोड़ दी है कि ऐसे एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है हमारे एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये दूसरी प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है ऐसे में कभी खुशी कभी गम वाली प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं और कुछ टॉपिक्स पे वो बिल्कुल ब्लंडर कर देते हैं। तो जब वो अच्छा लिखते हैं तो वो खुशी वाला समय होता है और अदरवाइज वो गम वाला समय होता है। तो कभी खुशी कभी गम वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट फेस करता है कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको लगता है कि ऐसे लिखना तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये तो सेल्फ एक्सप्रेशन वाली बात है, ये तो पर्सनैलिटी को दर्शाता है एक इंसान की। तो इस वजह से ऐसे को आप जज इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छा ऐसे और ये अच्छा ऐसे नहीं है। पर एक्चुअल में ऐसे जज होता है। जब आपके मार्क्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केवल ऐसे नहीं, मार्क्स भी वेरी करते हैं और उन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम कई बार ब्लेम करते हैं कि जो एग्जामिनर है वो अच्छे मूड में नहीं था। मैंने जब एस्से को अटेम्प्ट किया था वो तो बहुत ही शानदार था, उसमें तो कोई कमी थी ही नहीं। एग्जामिनर का मूड खराब होगा, घर से वो बीवी के साथ लड़के आया होगा या फिर अपने पति के साथ लड़के आई होगी एग्जामिनर, और उन्होंने मेरा एस्से में मार्क्स का भट्ठा गोल कर दिया। ये भी हम एक्सक्यूज देते हैं। या फिर इससे भी बड़ा एक एक्सक्यूज होता है कि हमें लगता है कि एग्जामिनर को हमारी बात समझ ही नहीं आई। हमने तो इतनी हाईटेक इतना शानदार ऐसे लिखा, वो उसके ऊपर से निकल गया, एग्जामिनर के ऊपर से निकल गया, सर के ऊपर से। तो ये कई बार अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बातें होती है जो हमें लगता है कि हमारा ऐसे तो सही था पर दुनिया नहीं समझ पाई उसको। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन जनरल स्टडीज़ की या फिर हमारी जनरल नॉलेज बेस अच्छा है तो हम सीधे ही एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे। और क्योंकि हमने इससे पहले किसी एग्ज़ाम में अच्छा लिखा था ऐसे, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे और हमने डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही लिखा था, तो हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम दोबारा भी ये कर लेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें लक फैक्टर बहुत हाई होता है। रिस्क, लक फैक्टर बहुत हाई रोल प्ले करता है, रिस्क बहुत हाई होता है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही लो होता है। इसके भरोसे आप प्रिपरेशन, इसके भरोसे आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये इसे बोलते हैं अशोर्ड ब्लंडर माइंडसेट, कि अगर आपका माइंडसेट इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है तो आप यहाँ अगर ब्लंडर नहीं भी किया तो आप प्रिपरेशन के किसी और पार्ट में ब्लंडर करेंगे। ये माइंडसेट नहीं है। अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि समय और जो वर्ड्स की लिमिट होती है वो ऐसे में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस वजह से आपका जो एम होना चाहिए जब आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं या फिर ऐसे को लिखना सीखते हैं, सबसे पहला होना चाहिए कि मेरा ऐसे कभी भी बुरा ऐसे नहीं कहलाएगा। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू। कि भाई मेरा ऐसे बेशक शानदार ना हो, बेशक मेरा ऐसे 70% मार्क्स ना लेके आए, पर मेरा ऐसे कभी भी 60 मार्क्स या 50 मार्क्स से नीचे स्कोर नहीं करेगा। तो मेरा ऐसे ब्लंडर नहीं करेगा। मेरा ऐसे हो सकता है कि सबसे बेस्ट ना हो पर ये हमेशा अबव एवरेज रहे। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम देखते हैं कि इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड स्टाइल ऐसा कौन सा हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी कोहेरेंस वाली इधर चला उधर चला वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके लिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है जो हमेशा बोला जाता है किसी भी एसे का। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है।
बॉडी में उतने ही पैराग्राफ्स या उतने ही पार्ट्स होते हैं जितने हमें लगता है उस टॉपिक के ऊपर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव होंगे। तो हम अलग क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जो तीनों पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसको इतना मैकेनिकल तरीके से लिखा जाए कि बार बार जब हम लिखें तो हमेशा ऐसे कंसिस्टेंट लगे और हमेशा ऐसे अपने टाइटल को जस्टिफाई करता चले। ये हमारा सबसे पहला एम है। तो हम इसको कैसे, किस तरीके से सेट पैटर्न में हम इन चारों चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में 4 मेन लाइंस होंगी, जिसमें कि सबसे पहला होता है अटेंशन ग्रैबिंग हुक। हुक का मतलब होता है जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है। दूसरा होगा कि आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, आप कन्वे करेंगे अपने एग्जामिनर को कि भाई मुझे ये जो टॉपिक आपने दिया है वो समझ में आ गया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये समझ में आया इस टॉपिक से। थर्ड लाइन होगी जिसमें आप उस एसे में अपने जो 3 पर्सपेक्टिव्स होंगे उनके बारे में ब्रीफली मेंशन करेंगे कि भाई मुझे लगता है, फॉर एग्जांपल अगर विमेन एम्पावरमेंट पे हम एसे लिख रहे हैं तो आप ब्रीफली मेंशन करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट को मेजरली 3 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, पॉलिटिकल, सोशल और इंडिविजुअल, या फिर पॉलिटिकल, सोशल या सिविक। तो इस तरीके से आप हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि आगे आने वाले ऐसे में हम इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एंड वाली जो लाइन होगी वो आपके बाद वाले पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेगी कि आने वाला पैराग्राफ क्या बात कर रहा है। तो जो पहली लाइन होगी वो इंट्रोड्यूस करेगी पैराग्राफ को, और जो लास्ट वाली लाइन होगी वो नेक्स्ट पैरा को लिंक करेगी। क्लियर? जो बॉडी का जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो दिखाएगी कि इस पैराग्राफ का लिंक पहले वाले पैराग्राफ से है। पहले वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन पहले वाले पैराग्राफ है उससे उसका लिंक शो करेगी। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सुनने में लग रहा होगा। इसको हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखना है और 3 की आइडियाज है हमारे पॉलिटिकल, सोशल और सिविक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना है। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, हमने बताया उसके 4 पार्ट होंगे। हुक होगा जो अटेंशन ग्रैब करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे विमेन एम्पावरमेंट का अगर हम ऐसे लिखते तो उसमें हुक क्या हो सकता है, हुक हो सकता है कोई अटेंशन ग्रैबिंग या फिर कुछ इंस्पायरिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल का वो पार्ट जिसमें हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ वो पार्ट हम मेंशन कर सकते हैं एज अ हुक, एज अ अटेंशन ग्रैबिंग कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरीके का हम प्रीएम्बल मेंशन कर सकते हैं। जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इतना इंपॉर्टेंट इश्यू क्यों है। उसके बाद हम मेंशन, जैसे हमने बताया कि जो पर्सपेक्टिव्स हैं आप उसको हल्का सा मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इट कैन बी विमेन एम्पावरमेंट इशू कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, सोशल एंड सिविक पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को जो आप आगे ऐसे में मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद आप जो लास्ट लाइन है इंट्रोडक्शन की उसमें आप अपने आने वाले पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि आप आगे पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो लास्ट वाले जो लाइन होगी उसमें आप कुछ पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड आप उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ensuring power in hands of vulnerable is the most effective way to empower them, कि उनको पावर देना, उनको एम्पावर करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है। अगर कोई वल्नरेबल है आप उसको डायरेक्टली पावर हैंड करो, उसको डिसीजन मेकिंग हैंड ओवर करो, ही विल गेट एम्पावर्ड। तो इस तरीके से आपने लिंक कर दिया उस वाली बात को जो आने वाली है अगले पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं कि जो आने वाली पैराग्राफ में है वो बॉडी का पैराग्राफ है। बॉडी मतलब आपके जो 3 पर्सपेक्टिव है उनमें से एक पर्सपेक्टिव वो पैराग्राफ डील करेगा। तो पैराग्राफ का जो पहली लाइन होगी वो लिंक करेगी पहले वाले पैराग्राफ के साथ, तो उसे बोलेंगे लिंक लाइन। मतलब कि पॉलिटिकल पावर कैन इंश्योर दैट विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग फोरम्स। पहले इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में हमने बोला था कि पावर देनी चाहिए विमेन को, और इसकी पहली लाइन में हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर इंश्योर कर सकती है कि डिसीजन मेकिंग फोरम्स में विमेन रिप्रेजेंटेड हो। ये दोनों पावर और पॉलिटिकल पावर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पॉलिटिकल पावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारा आर्ग्यूमेंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपना की आइडिया बताएंगे जो आपने 3 पर्सपेक्टिव रखे थे। इस तरीके से पॉलिटिकल पावर कैन इंश्योर कि विमेन एम्पावरमेंट हो और वो सस्टेनेबल रहे।
इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम सब्सटेंशिएट करेंगे हम अपनी बात को कि विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों है, कि फिलहाल विमेन रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में है, अगर कलेक्टिवली देखें तो लेस देन 10% है। तो ये दिखाता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाना है, पर इस पैराग्राफ को ख़त्म करने से पहले हम आने वाले पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो लास्ट लाइन होगी वो आने वाले पैराग्राफ के बारे में हिंट छोड़ के जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में सोशल के बारे में बात करना है, सोशल एंगल के बारे में बात करना है। तो जो पॉलिटिकल वाला जो पैराग्राफ था, जो पॉलिटिकल वाला बॉडी थी, उसमें हम नेक्स्ट वाले जो पैराग्राफ है उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे सोशल वाले को, कि जैसे पॉलिटिकल पावर के बारे में जब हमने लिखा तो लिख सकते हैं कि दिस इज द ओनली वन डायमेंशन ऑफ द इशू पॉलिटिकल, वी कैन नॉट इग्नोर द रोल दैट सोशल स्ट्रक्चर्स प्ले, कि हम सोशल स्ट्रक्चर्स या सोसाइटी के रोल को छोटा नहीं मान सकते, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इससे हमें पता चला कि हमने पॉलिटिकल तो डिस्कस कर लिया है, पर सोशल भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो आने वाला है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे सोशल वाले पॉइंट को, सोसाइटी वाले, पेट्रियार्की वाले पॉइंट्स को, तो वो एकदम से एब्सर्ड नहीं लगेगा, एकदम से नहीं, आउट ऑफ द ब्लू आता हुआ नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बॉडी देखते हैं, इसमें देखिए जैसे सबसे पहला होगा लिंक लाइन होगी, जो पहले वाले जो पैराग्राफ है उससे इसको लिंक करेगी। जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स नॉट ओनली एनकम्पासेस पॉलिटिकल एलिमेंट्स, क्योंकि हमने लास्ट पैराग्राफ में क्या बात की थी, पॉलिटिक्स के बारे में, तो हमने हल्का सा मेंशन किया कि ये लाइन और जो पहले वाला पैराग्राफ है वो लिंक्ड है। पर अब बात हम दूसरी चीज़ के बारे में करने जा रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स नॉट ओनली एनकम्पासेस पॉलिटिकल एलिमेंट्स बट ऑल्सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक फैमिली, कास्ट, सोसाइटी एंड देयर वैल्यू सिस्टम्स। कि अब हम पॉलिटिकल से सोशल में ट्रांजिशन कर गए हैं, और सोशल में हम किसके बारे में बात करेंगे, कास्ट, सोसाइटी, और ये सब किस चीज़ को दर्शाती है जेंडर पर्सपेक्टिव से, पेट्रियार्की को। और हम पेट्रियार्की के बारे में बात करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम पेट्रियार्की के बारे में कुछ लिखेंगे जो हमें सही लगता है। उसके बाद पेट्रियार्की से रिलेटेड कोई फैक्ट या पेट्रियार्की से रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट या उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कोई थिंकर है, कोई डेटा है, कोई न्यूज़ है, कोई एग्जाम्पल है, वो डालेंगे। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो सोसाइटी वाला है, पेट्रियार्की वाला है, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब हमें नेक्स्ट राइट्स के बारे में बात करना है या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करना है, तो सोशल वाले जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन इंट्रोड्यूस करेगी जो आने वाला पैराग्राफ है उसको। आने वाला कौन सा पैराग्राफ है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो इसकी लास्ट लाइन कैसे हम एंड कर सकते हैं सोशल वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, कि पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ब्रिंग्स चेंज फ्रॉम द ग्रुप पर्सपेक्टिव, कि जो पॉलिटिकल पावर हम देते हैं किसी को या फिर हम पेट्रियार्की को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये विमेन को एक कलेक्टिव देखता है कि विमेन की पावर बढ़नी चाहिए। बट आइलैंड्स ऑफ डिस्पैरिटी इन विमेन एम्पावरमेंट इज सो ग्रेट दैट डिस्कोर्स ऑफ एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, कि आप केवल ग्रुप्स की बात करके अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते। अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट सच में करनी है तो आपको हर एक इंडिविजुअल विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। ये हमने क्या हिंट छोड़ा है कि हमने पॉलिटिक्स और सोशल के बारे में बात किया है जब विमेन एक ग्रुप में बात करते हैं, पर हम एक इंडिविजुअल को टारगेट कब करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट मिलता है, हर इंडिविजुअल विमेन को फंडामेंटल राइट मिलता है। तो ये जो बात है ये आने वाले पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करती है कि अब हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करती है। तो जब फंडामेंटल राइट्स वाले या सिविक वाले पैराग्राफ की पहली लाइन होगी वो इसी चीज़ को जस्टिफाई करेगी कि इंडिविजुअल को किस तरीके से एम्पावर किया जाता है। तो अगर नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे, इंडिविजुअल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रियम्बल को भी इंट्रोड्यूस किया था शुरुआत में, आपने देखा होगा। तो ये और ज़्यादा कोहेरेंस को बढ़ाता है कि शुरुआत हमने प्रियम्बल से किया, और जो थर्ड जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो भी प्रियम्बल से मैच करता है, तो वो और ज़्यादा एक दूसरे में इंटीग्रेट होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग विमेन विद फंडामेंटल राइट्स,
कि हमने बोला था कि इंडिविजुअल को टारगेट करना ज़रूरी है एम्पावरमेंट के लिए, और हम इसकी पहली लाइन में हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंडिविजुअल को एम्पावर करता है। तो ये लिंक बन गया है। अब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हैं कि थ्रेड ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी रन्स थ्रू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या इंश्योर करता है? लीगल, राइट टू लाइफ, डिग्निटी एक्सेट्रा, जो भी आपको सही लगता है आप मेंशन कर सकते हैं और उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जैसे कुछ समय पहले सबरीमाला टेम्पल का इशू था, जिसमें कि विमेन होने की वजह से वो मंदिर में नहीं जा पा रही थी औरतें, तो वो इशू आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। और इसको एंड कैसे करेंगे कि आप, क्योंकि इसके बाद कोई पॉइंट आने वाला नहीं है, उसके बाद आप कंक्लूड करने वाले हैं और कंक्लूजन में कुछ फ्यूचरिस्टिक, कुछ विजडम टाइप की बात करने वाले हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? इट सिंबलाइजेज दैट रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड गॉड शुड नॉट रिक्वायर एन इंटरमीडियरी। वुमेन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, एक सेल्फ एम्पावर्ड होनी चाहिए कि भाई मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहती हूँ। तो ये आपने इस लाइन पे, इस पैराग्राफ को एंड कर दिया। अब कंक्लूजन आने वाला है। कंक्लूजन में आपको दो मेन बातें बोलनी है। एक तो जो आपने ये तीनों पर्सपेक्टिव बोले हैं उनको समराइज करना है, और दूसरा आपको एक कोई फ्यूचरिस्टिक, कोई विजडम वाला, या फिर कोई कोट, या फिर कोई थिंकर की कोई बातें हैं उनको मेंशन करना है। जैसे कंक्लूजन होगा तो इसमें आप समराइज करेंगे जो आपने अभी तक बातें की है। एवरीवन डिजर्व्स टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन डेस्टिनी, क्योंकि हम सबरीमाला की बात कर रहे थे इससे पहले वाले पैराग्राफ में, तो हमने उससे लिंक किया। उसके बाद कंट्रोल ओवर, एवरीवन डिजर्व्स टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन डेस्टिनी, कंट्रोल ओवर देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ। तो हमने इससे पहले कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज लिए थे? पॉलिटिकल, सोशल एंड फंडामेंटल राइट्स ना, जो इंडिविजुअल के साथ डील करता है। तो इसमें हमने वही दोबारा से मेंशन किया है कि कंट्रोल ओवर देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ। ये समराइज कर दिया इसने पैराग्राफ पूरे के पूरे हिस्से को। उसके बाद आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि एम्पावरमेंट और गॉड को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने गॉड के बारे में बात की थी, तो वो फ्लेवर थोड़ा सा सेम रहेगा, स्पिरिचुअल वाला। तो ओवरऑल जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं स्ट्रक्चर में, केवल सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको सुनने में थोड़ा लंबा लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पर ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हमने क्या किया? हुक दिया। हुक क्या था? प्रीएम्बल था। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया, एम्पावरमेंट की डेफिनेशन दी। उसके बाद क्या किया? 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, सिविक दिए, और उसके बाद बोला कि पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद हमने पॉलिटिकल को इंट्रोड्यूस किया कि पॉलिटिकल पावर ये प्रॉमिस करती है, पॉलिटिकल पावर से ये हो जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट डेटा है, अगर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन वाला है या और कोई डेटा है, आपने उसको जस्टिफाई कर दिया। और जो नेक्स्ट आने वाला पैराग्राफ है उसके साथ अब आपको लास्ट लाइन से लिंक करना है। इसका मतलब बट पॉलिटिकल अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सोशल स्ट्रक्चर्स आर क्रूशियल एज वेल। इस तरीके से आपको लिंक करना है कि आगे हम सोशल के बारे में बात करेंगे। सोशल को आप लिंक करोगे पहले वाले पैराग्राफ से, उसके बाद आप सोशल के बारे में बात करेंगे, सोशल के बारे में फैक्ट्स देंगे, उसके बाद आने वाले पैराग्राफ के साथ उसे लिंक करेंगे। जब नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसे पहले वाले लिंक को जस्टिफाई करोगे कि जो लास्ट लाइन लिखी थी उसको जस्टिफाई कर दो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, उसके बाद उससे सपोर्टिंग जो डेटा है वो लिखो, और उसके बाद अगले जो आने वाला पैराग्राफ है उसके साथ आप लिंक कर दो। तो केवल ये सिंपल प्रोसेस रिपीटेड तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका एस्से बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज दिखाई देगा, और ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। 90% ऑफ एसेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखे जाते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आप इधर उधर भटकेंगे, आप जो टॉपिक दिया गया है आप उससे भटकने के चांस बहुत ज़्यादा है। पर अगर इस सेट फॉर्मेट में आप एसे को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका भटकने का चांस खत्म हो जाता है। अभी ये जो एसे का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, आने वाली वीडियोस में हम एसे को इसी फॉर्मेट में लिख कर दिखाएंगे कि किस तरीके से एक अबव एवरेज एसे बहुत ही सिंपल एफर्ट से लिखा जा सकता है। आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं, एसे के इनिशिएटिव के साथ आप मेरे साथ मिलकर ऐसे लिख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी विमेन एम्पावरमेंट के एसे को
प्रॉपरली लिख के उसको शेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इस सेट फॉर्मेट से और कितने एसेज लिखे जा सकते हैं विद मिनिमल एफर्ट एंड विद हाई एक्यूरेसी एंड कोहेरेंस। टेक केयर।